हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। भाई, मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम्स में जो मध्य प्रदेश पूछा जाता है उसके लिए हम क्या है, जिला की यात्रा कर रहे हैं, ताकि जिले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपसे फटाफट बन जाए और सही हो उसका आंसर। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं शारदा मंदिर, शारदा शक्तिपीठ, मैयर की माता। मैयर का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो भाई जिले में पड़ता है, कौन से जिले में? सतना जिले में पड़ता है। और सतना जिले की यात्रा हम यहां करने वाले। ये रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा सतना जिला है जिसकी यात्रा हम करेंगे। प्रमुख प्रमुख तथ्यों को यहां देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से भी कनेक्ट होता है, यहां आप जाएंगे तो पन्ना लग जाता है, ये रीवा हो जाएगा। तो भाई अच्छे खासी यहां पर कनेक्टिविटी है, उत्तर प्रदेश से भी है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों से भी सीमा लगती है। तो चलिए स्टार्ट कर लें सतना के बारे में। जिले का नाम है सतना, सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए भी मशहूर है भैया सतना। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया जा रहा था तभी जिले के रूप में सतना को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। तहसीलों की बात करें तो रघु राजनगर, रामपुर, बघेलान, नागौद। भैया नागौद इंपॉर्टेंट है, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर। मैहर इंपॉर्टेंट है भैया, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मजगुआ, कोटर, वीर सिंहपुर और कोठी। तो अच्छी खासी तहसीलें हैं, मतलब अच्छा खासा एरिया है सतना जिले का। पड़ोसी जिलों की सीमा की बात करें तो भैया रीवा लगेगा आपके पूर्व में, ये पूर्व में रीवा लगता है। फिर भैया कटनी लग जाएगा दक्षिण में, ये कटनी लग गया। पन्ना लगेगा आपके पश्चिम में, ये लग गया। सीधी और शहडोल, ये आप देखोगे यहां पे सीधी लगेगा, शहडोल लगेगा और उमरिया लगेगा। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और उत्तर प्रदेश से भी तो सीमा लगेगी। तो अच्छा खासा राज्यों के साथ सीमा बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ उत्तर में सीमा लगती है किसकी? सतना की। अगर जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की टोटल जनसंख्या 22,28,935 हुआ करती थी। कितनी भाई? 22,28,935, जो अच्छी खासी जनसंख्या हुआ करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर बताई थी जिले की, तो भाई 72.26%, जो कि अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं बोल सकते क्योंकि हमें इसको और बढ़ाना है। और हालांकि 2021 की जनगणना के परिणाम जब आएंगे तो उसमें भी साक्षरता दर इससे तो बड़ी ही मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे बात करें तो जो सतना जिला है वो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा है और इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो रीवा है और सतना जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीधी और सिंगरौली। तो ये 4 जिले जो है रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। बघेलखंड भी मुख्यतः इनको ही कहा जाता है क्षेत्र। चलिए आगे बात करें इतिहास की, तो सतना जिले का इतिहास बहुत संपन्न इतिहास है। जिले जो है वो ये बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या? सतना जिला बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और महाभारत काल से इसका इतिहास आपको मिल जाएगा सतना का, महाभारत काल से। बहुत बढ़िया। इस जिले के भरहुत में, भरहुत जगह का नाम है, भरहुत में बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। भरहुत के स्तूप सतना जिले में मिले हैं और भरहुत के स्तूप पूछ लिया जाता कहां मिले हैं, तो याद रखना है, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा 1873 की बात है जिसमें पुरातात्विक विभाग के द्वारा यहां भरहुत स्तूप खोजे गए थे, ठीक है। और इस क्षेत्र पर रीवा के शासकों ने भी शासन किया है। रीवा की बात हम अगले जिले में करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो रीवा के शासकों ने सतना पर भी शासन किया है। इतिहासकारों के अनुसार बात करी जाए तो बुंदेलखंड, सॉरी बघेलखंड, बुंदेलखंड आ गया था क्योंकि बगल में बुंदेलखंड पड़ता है। बघेलखंड क्षेत्र पर है कलचुरी, चेदी, ये सभी के सभी कबीलों के द्वारा शासन किया जाता था पुराने समय में। पुराना समय समझ रहे ना, महाजनपद काल जो है, जनपद काल है, उस समय की बात है। तब बघेलखंड पथ जो है भारतीय कला और वास्तुकला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। गुप्त साम्राज्य के समय बात करी जाए तो शासन से 3री और 4थी शताब्दी में क्या हो रहा है भाई, सतना जिला कला और वास्तुकला के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुगल काल की बात करें तो उसमें भी भाई 1707 तक शासन रहा है सतना पर
मुगल्स का, ठीक है। तो अच्छा खासा इतिहास है महाभारत काल से अभी आधुनिक काल तक का, तो हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। हालांकि जब हम इतिहास पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का तो पूरी एक एक चीज डिस्कस करेंगे। आप लोग घबराना नहीं कि यहाँ इतना सा इतिहास क्यों बताया, क्योंकि बहुत ज्यादा इतिहास हो जाएगा। तो केवल इतिहास पे ही जब हम पूरी बात करेंगे तो और मजा आएगा। चलिए, इस क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था भैया, पश्चिमी क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर यहां पे शासन किया था। और 1803 में बेसिन की संधि का नाम आपने सुना होगा, हुई थी ना। बेसिन की संधि के बाद ब्रिटिश सरकार ने रीवा के जो शासक हैं उन शासकों के साथ गठबंधन प्रस्ताव दिया था, लेकिन रीवा के शासकों ने मना कर दिया था। ठीक है भाई, उनने कहा कि है हमसे ना होगा। 1857 लिखना है ना, गलत गया। 1857 के जो सिपाही सैनिक विद्रोह हुआ था तो सतना जिले का जो क्षेत्र था उसका नियंत्रण पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथों में हुआ कर रहा था। तो भैया इन लोगों ने वहां पे ज्यादा उत्पात नहीं मचा पाया, अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा था। तो यहाँ 57 की क्रांति में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 1857 की में 11 तहसीलें हैं यहाँ पे, रघु राजनगर हो गया, नागौद हो गया, अमरपाटन हो गया, मैयर हो गया, कोटर हो गया, कोठी हो गया, कोठी के अलावा रामपुर बघेलान हो गया, उचेहरा हो गया, रामनगर हो गया, मजगुआ हो गया, बीर सिंहपुर। तो भैया अच्छा खासा, मतलब 11 तहसील यार, बहुत तहसीलें हो जाती हैं। चलिए, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 7502, कितना 7502 ये वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है टोटल सतना जिले का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें नंबर का जिला है मध्य प्रदेश का, 11वें नंबर पर आता है, इतना बड़ा जिला है। ठीक है, 52 में से। सतना जिले की सीमा मध्य प्रदेश में कहां कहां, पहले तो उत्तर में उत्तर प्रदेश में, बाकी मध्य प्रदेश में पूर्व में रीवा में, सीधी में, और दक्षिण में शहडोल, उमरिया, कटनी, और पश्चिम में पन्ना जिले के साथ लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश से लगी जाती है। ठीक है, सतना जिले में गर्मियों में अगर बात करें तो तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। 44 डिग्री अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। और वहीं सर्दियों की बात करें तो ये गिर के 6 डिग्री तक आ जाता है। हालांकि ये कई बार ज्यादा सर्दी पड़ने पर 1-2 डिग्री तक भी पहुंचा है, ऐसी बात है। ठीक है, जिले में 95 मिलीमीटर लिखा है, लेकिन ये सेंटीमीटर है, इसको सही करवा लेना। 95 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जो कि सामान्य होती है। सामान्य 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश सामान्य बारिश कहलाती है। 100 से ऊपर थोड़ा सा अच्छी हो जाती है, औसत से अधिक और बहुत अधिक। चलिए, मिट्टियों की बात करें तो भैया सतना जिला जो है ये भाई बघेलखंड क्षेत्र में आता है, पठारी इलाका है और लाल मिट्टी के लिए फेमस है। याद रखिएगा, लाल और काली मिट्टी दोनों प्रकार की पाई जाएंगी। काली मिट्टी में तो कपास होता है, लाल मिट्टी में भैया चावल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अपन उस पर डिस्कस करेंगे। अभी मध्य प्रदेश में 37% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो अच्छा खासा इलाका है। कृषि की बात करें तो भैया सतना जिले में मुख्य रूप से धान कहां होती है, लाल मिट्टी में पाई जाती है। इसके अलावा सोयाबीन, गेहूं, चना ये भैया काली मिट्टी में हो रही है। ठीक है, और प्याज आदि इन सभी की खेती प्रमुखता की जाती है। बाकी तो और भी करते हैं, दलहन हो गया और बहुत सारी खेती हो जाती है, लेकिन ये प्रमुखता है। पशुपालन की बात करी जाए तो पशुपालन और साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरे जिले में क्या किया गया है, प्रत्येक जगह पे नंदीशाला योजना, गोपाल पुरस्कार योजना, गोकुल महोत्सव, इन सभी चीजों का आयोजन किया जाता है, ताकि क्या हो, पशुपालन का और दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा होता रहे। नदियों की बात करें तो भैया सतना नदी है, सोन नदी है, टोंस नदी है, पासुनी नदी है, अमरन नदी है, बरुआ नदी है। तो अच्छी खासी नदियां हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। हालांकि बड़ी नदी कोई नहीं है, सब सहायक नदी है। सोन नदी बड़ी है, लेकिन ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो बाकी सब ये किसकी सहायक नदी है, सोन की नदी सहायक है। बारगी परियोजना जो है, ये बरगी परियोजना हालांकि ये जबलपुर में पड़ती है, याद रखिएगा, लेकिन इस परियोजना से सतना में क्या है कि ये भी लाभान्वित हो रहा है सिंचाई के मामले में। नर्मदा नदी पर ये बरगी परियोजना बनाई गई है, जबलपुर के पास बरगी जगह में। ठीक है, बरगी परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हालांकि हम जबलपुर पे जब डिस्कस करेंगे तो पूरी भी डिस्कशन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये याद रखना, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी परियोजना को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, वन और वन्य जीवों में बात करें तो वनों का क्षेत्रफल सतना जिले में 2036 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अच्छा खासा क्षेत्र है जो वनों के क्षेत्र में आता है। और इन वनों में सामान्यतः सागौन, शीशम,
नील, पीपल, ये प्रमुख वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं जो मिल जाती हैं सामान्यतया। साथ ही साथ यहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। ये सभी उन्हीं की श्रेणियों में आते हैं। वन्य जीवों में बाघ मिल जाएंगे, जंगली कुत्ते, चीतल, लंगूर, हिरण, नीलगाय, ये सभी वन्य जीव हैं जो सतना में इन वन क्षेत्रों में आम तौर पर मिल जाते हैं। आगे बात करें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की, तो सतना जिले के सिंहपुर में, कहां भैया, सिंहपुर क्षेत्र में एक अभ्यारण्य जो है प्रस्तावित है, जो बनने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जनजातियों की। अच्छा, पहले खनिज संपदा देख लेते हैं भाई। खनिज कौन सा पाया जाता है, तो डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। अब ये डोलोमाइट खनिज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट उद्योग में इसका यूज किया जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सीधी, सतना, इंदौर, ग्वालियर, इन सभी जिलों में भी डोलोमाइट पाया जाता है। उद्योगों में सीमेंट फैक्ट्री, भैया आप कभी भी देख लेना, सीमेंट फैक्ट्री में अगर नाम आएगा तो सतना का नाम तो मिल ही जाएगा आपको मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा सतना जिले में फेमस है, फिर हालांकि कटनी में भी है, सारी है, अपन डिस्कस करेंगे। सतना जिले में 1959 में पहला सीमेंट कारखाना लगाया गया था जो मैयर में लगा था। 1980-81 में सीमेंट फैक्ट्री मैयर में भी लगी थी, ठीक है। इसके अलावा सतना जिले के मैयर में, मैयर जो तहसील है, ठीक है, फूड पार्क बनाने का भी सरकार के द्वारा यहां पे प्लान चल रहा है, प्रस्तावित है और घोषणा कर दी गई है। तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। जनजाति और लोक नृत्य की बात करें तो कोल जनजाति, भैया ये इंपॉर्टेंट जनजाति है, इस पे हम डिस्कस करेंगे जनजातियों वाले में। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना, पहली तो है मध्य प्रदेश में कौन सी, भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति। उसके बाद है भैया गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति, फिर आती है कोल जनजाति, ठीक है। कोल जनजाति जो है तीसरे नंबर की बड़ी जनजाति है, जो कहां पाई जाती है, सतना रीवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, बघेलखंड वाले में। लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो सतना जिले के चित्रकूट में, ये चित्रकूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक साइट है, प्रागैतिहासिक साइट भी है, महाभारत कालीन साइट है। 5 दिनों का दीपदान मेला लगता है, ठीक है। बुंदेलखंड का दिवारी लोक नृत्य यहां पर बड़ी ही धूमधाम से इस उत्सव में लोक नृत्य किया जाता है। दिवारी नृत्य मोनिया की टोली के द्वारा मोर पंखों के साथ और लाठी के साथ किया जाने वाला ये दिवारी का मोनिया कहलाता है। मोनिया, मोनिया में क्या होता है, दिवाली के बाद 11 दिन तक सभी लोग मौन रहते हैं, है ना, और लड़के ही लड़के रहते हैं गांव के, और उसमें एक लड़का लड़की बन जाता है और फिर वो मौन रह के डांस करते हैं। ऐसी उनकी प्रतिज्ञा रहती है कि हम 10 गांव, 12 गांव, 15 गांव में डांस करेंगे तभी मौन खोलेंगे, ठीक है। सो मौनिया इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि मौन रहते हैं, बोलते नहीं है बस, और वो घुंघरू उंगरू पहन के और बढ़िया लाठियों पे डांस होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवारी डांस इसको कहते हैं, और अच्छा होता है ये। इसके अलावा बोलियों की बात करें तो बघेलखंड का क्षेत्र है सतना में, बघेली बोली बोली जाती है। सतना के अलावा उसके आसपास के क्षेत्रों में, रीवा हो गया, सीधी, सिंगरौली हो गया, वहां पे मां शारदा का मेला लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मां शारदा, सतना जिले में मां शारदा का शक्तिपीठ स्थापित है, और प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के अवसर पर, जो अभी चल रही है, मां शारदा मंदिर मैहर में, है ना, मेला लगता है। इसके अलावा अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो शारदा माता का मंदिर मैहर बहुत प्रसिद्ध है। शिव मंदिर वीर सिंहपुर में, ये भी प्रसिद्ध है। चित्रकूट धाम भैया, ये तुलसीदास जी और उन सारी चीजों से रिलेटेड, तुलसी संग्रहालय वगैरह सब चित्रकूट में ही, ठीक है। भरहुत का स्तूप, ये भैया ऐतिहासिक साइट है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेंकटेश मंदिर हो गया, कुंवर मठ हो गया। इसके अलावा और बात करें तो सरभंग ऋषि का आश्रम भी है, रामबन भी है, रामबन वहीं आप जाएंगे तो। अंबिका धाम रिमाजी है, सती धाम रिमारी है, और भूतेश्वर नाथ उचहरा में इनका मंदिर है। तो ये पर्यटन स्थल है, आप देखोगे तो भैया ये शारदा भवानी है, कहां पे, मैहर में। और यहीं पे ऐसी मान्यता है कि जो आला उदल हुआ करते थे, आला उदल का नाम आपने सुना होगा, चंदेल राजवंश में रहा करते थे, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था, हार गए थे, तो आला उदल ही सबसे पहले आके यहाँ पे पूजा करते हैं शारदा जी की, उसके बाद ही फिर कोई और पूजा कर पाता है, ठीक है। तो बहुत फेमस है, शक्तिपीठ है, शारदा शक्तिपीठ है। शिव मंदिर है वीर सिंहपुर का, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा चित्रकूट धाम भैया बहुत फेमस है ये चित्रकूट धाम, तो ठीक है, यहां भी लोग बाग जाते हैं दर्शन करने के लिए। भरहुत का स्तूप है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा,
ठीक है। वेंकटेश मंदिर है भैया ये, वेंकटेश टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा सरभंग ऋषि का आश्रम है, ये देख पा रहे होंगे आप। और अगर बात करें तो रामवन है। रामवन के अलावा यहाँ पे भूतेश्वर नाथ का मंदिर है, ये उचेहरा में, ठीक है। सो भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे घूमने लायक। अब बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की। जो बचे कुछ तथ्य हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पर बघेलखंडी संस्कृति वाला जिला क्या है? सतना है, ये पूछ लिया जा सकता है। नागौद भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, नागौद जो ऐतिहासिक साइट है नागौद, ठीक है। यहां पर शिव पार्वती का कूटना मंदिर जो है स्टैब्लिश है। इसके अलावा भरहुत जो है अशोक के समय का स्तूप है, तो अशोक कालीन स्तूप है, ये पूछ लिया जाता है, सतना में पड़ता है। सतना जिले में सीमेंट उद्योग जो है और उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है चित्रकूट, है ना। और मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी, कौन सी भैया? व्हाइट टाइगर सफारी। यहाँ पे बाघ जो है वो सफेद है, तो व्हाइट टाइगर बोलते, सफारी घूम सकते हो। 2016 में स्टैब्लिश करा गया था, मुकुंदपुर में ये स्टैब्लिश है। सतना जिले में मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल है। कौन सी दूसरी खुली जेल है? जो 2018 में बनाई गई थी। खुली जेल है मतलब ऐसा नहीं है कि खुली है, मतलब ओपन वाला सिस्टम है, भाग नहीं सकते वहां पे कैदी, ठीक है। तो पहली जेल तो नवजीवन वाली है ना, गुना में है। दूसरी कहां है? सतना में। शारदा माई का मंदिर मैयर सतना में है। भरहुत स्तूप अलेक्जेंडर कर्निंगम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये भरहुत स्तूप की खोज किसने करी थी? तो अलेक्जेंडर कर्निंगम ने खोज करी थी भरहुत स्तूप की, ठीक है। चित्रकूट में भूमरा खो, क्या भैया? भूमरा खो गुप्त काल से संबंधित जगह है। इसके अलावा राम ने अपने वनवास के समय चित्रकूट में कुछ समय बिताया था। यहां पर जानकी कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ठीक है। सो बहुत सारी जगह हैं घूमने लायक। सती अनुसुईया, ये बहुत प्रचलित एक पौराणिक कथा है, गाथा है कि सती अनुसुईया थी, ऋषि अत्रि थी, तो सती अनुसुईया जो है वो पत्थर से उनको तब्दील किया गया था, ठीक है। यहां उनका आश्रम है चित्रकूट में, और यहीं पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने बाल अवतार भी दिए थे। तो भैया ये मान के चलिए कि चित्रकूट का तो हिंदू धर्मानुसार बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, जो सतना जिले में पड़ता है। सतना जिले में कई सीमेंट की फैक्ट्री तो है ही, साथ ही साथ बीड़ी उद्योग के भी कारखाने हैं, बीड़ी बनाने के उद्योग भी यहाँ पर प्रचलित हैं। मंदाकिनी और गुप्त गोदावरी, ये नदियां हैं जो मिलकर चित्रकूट में मिलती है। सो मिलन स्थल क्या है? चित्रकूट है। यहाँ पे मैयर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संगीत नगरी जो है मैयर कहलाती है, ठीक है। और सतना जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और 75 दोनों, NH7 एंड NH75, ये दोनों गुजरते हैं। तो भैया ये तो था पूरा हमारा क्या, जिला सतना। इसकी कर ली हमने पूरी यात्रा। बहुत सारे तथ्य बच ही जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज कवर हो पाए, लेकिन मैक्सिमम चीजों को अपन ने कवर किया है जो मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अगले जिले की यात्रा के साथ मिलते हैं। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मध्य प्रदेश से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।